रात का सन्नाटा था। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव की मिट्टी की दीवारों वाले घर में 7 साल की बच्ची नेहा अचानक नींद से उठ बैठी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। माँ ने घबराकर उसे बाहों में भर लिया और पूछा, क्या हुआ बेटा, सपना देखा क्या? लेकिन जो शब्द नेहा के मुंह से निकले उन्होंने माँ का खून जमा दिया। ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर मुंबई में है। मैं वहाँ कॉलेज जाती थी। मेरा नाम रीना था। मेरी किताब में मोर पंख रखा है और मैंने अपनी बेंच पर अपना नाम खोदा था। माँ का हाथ कांप गया। उन्होंने तुरंत बच्ची के माथे पर हाथ रखा और कहा, चुप कर नेहा, ऐसी बातें मत बोल। पर नेहा बार बार वही दोहराती रही। सुबह हुई तो ये बात पूरे घर में फैल चुकी थी। दादी ने इसे मजाक में टालने की कोशिश की। उन्होंने हंसते हुए कहा, बच्चे तो जाने कहाँ कहाँ से सुनकर कुछ भी बोल देते हैं। किसी ने कहानी सुनाई होगी, वही सपने में देख लिया होगा। पिता ने भी कहा, छोटी बच्ची है, अब इसे क्या पता मुंबई कहाँ है, कॉलेज क्या होता है, जरूर किसी की नकल कर रही होगी। लेकिन अजीब बात ये थी कि नेहा जितनी बड़ी होती गई, उसकी बातें और भी गहरी और विस्तार वाली होती चली गई। कभी वो अचानक खेल छोड़कर कह देती, हमारे घर की तीसरी मंजिल की खिड़की से एक लाल रंग का मंदिर दिखता था। कभी कहती, मेरे पापा किताबों की अलमारी में एक किताब के बीच मोर पंख रखते थे, कहते थे कि मोर पंख पढ़ाई में शुभ होता है। परिवार बार बार उसे डांटता समझाता कि ये सब बातें मत किया कर, लेकिन नेहा की मासूमियत और उसकी आंखों की सच्चाई हर बार सबको हिला देती। उसकी बातें सुनने में ना तो कोई हिचक थी और ना ही कोई झिंझक। वो ऐसे कहती जैसे सचमुच उसने सब देखा हो। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस बारे में सुनने लगे। पड़ोस की औरतें आपस में कहती, नेहा अजीब बातें करती है, कहती हैं कि वो पहले मुंबई में रहती थी। कुछ हंसकर टाल देते तो कुछ गंभीर होकर कहते, कभी कभी आत्माएं सच में लौट कर आती हैं, शायद यही कुछ है। नेहा की माँ इन बातों से परेशान रहने लगी। हर बार बच्ची बोलती उनके दिल में एक डर समा जाता। उन्होंने कई बार पंडित से, कई बार गांव के बुजुर्गों से पूछा। सबने यही कहा, छोड़ दो, बच्ची है, खुद ही भूल जाएगी। लेकिन नेहा की बातें भूलने के बजाय और गहरी होती चली गई। वो कभी मिट्टी में उंगली से नक्शा बनाती और कहती, यहाँ से गली मुड़ती थी, यहाँ हमारी बिल्डिंग थी, ऊपर तीसरी मंजिल पर हमारा घर था। धीरे धीरे पिता को भी बेचैनी होने लगी। वो सोचते, आखिर 7 साल की बच्ची इतने विस्तार से बातें कैसे कर सकती है। गांव की बच्ची जिसे कभी मुंबई तक नहीं ले जाया गया, उसे ये सब कैसे पता हो सकता है। नेहा की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी। घर वाले उसे टोकते, डांटते, समझाते, लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं होती। हर बार नए विवरण निकलते। फिर एक दिन वो घटना हुई जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। गांव की सड़क पर अचानक जोरदार हादसा हुआ। एक ट्रक और जीप की टक्कर। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग दौड़ते हुए बाहर निकले। चीखें, शोर और जमीन पर गिरे लोगों का मंजर देखकर हर कोई सन्न था। नेहा भी अपने घर के बरामदे में खड़ी थी। जैसे ही उसकी नज़र उस ट्रक पर पड़ी, वो ठिठक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा और वो अचानक जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखें दूर किसी अदृश्य दृश्य को देख रही थी। उसके होंठ कांपने लगे और उसने जोर से कहा, यही हुआ था मेरे साथ भी 2003 में, जब मैं कॉलेज से लौट रही थी। सड़क पर ट्रक ने मुझे कुचल दिया था। मेरी छाती दब गई थी और मैं वहीं मर गई थी। लोग मुझे घेर कर खड़े थे। कोई पानी डाल रहा था, कोई मेरा नाम पुकार रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मैं वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। पूरा परिवार सकते में आ गया। माँ रो पड़ी। पिता गुस्से में बोले, यह सब बकवास है, तुझे किसने ये बातें सिखाई? नेहा ने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी तरफ देखा और कहा, क्योंकि मैं वही थी। मेरा नाम रीना था। मैं मुंबई के वसई कॉलेज में पढ़ती थी। मेरे दोस्त मुझे रीना शेख कहते थे। मेरी किताब के बीच मोर पंख रखा था और मैंने अपनी बेंच पर अपना नाम खोदा था। मेरे पापा का नाम अख्तर था। घर के भीतर गहरा सन्नाटा छा गया था। पिता ने कुछ देर तक नेहा की आंखों में देखा। उनके मन में गुस्सा भी था और डर भी। वो सोच रहे थे कि ये बच्ची 7 साल की उम्र में इतनी बारीकी से बातें कैसे कर सकती है। अगर ये कल्पना होती तो इसमें इतनी सटीकता कहाँ से आती। माँ चुपचाप एक कोने में बैठ गई। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। दादी की आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से कहा,
बेटा इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ, कहीं ये बीमार न हो। लेकिन पिता के मन में अब और सवाल उठ रहे थे। उन्होंने नेहा को अपने पास बिठाया और गंभीर स्वर में कहा, अगर तू सच बोल रही है तो बता, तेरा घर कैसा था, वहाँ कौन कौन रहता था? नेहा ने बिना सोचे उत्तर दिया, हमारा घर बोरीवली ईस्ट में था। एक पुरानी बिल्डिंग थी, तीसरी मंजिल पर हमारा फ्लैट था। बालकनी से लाल मंदिर साफ दिखता था। अंदर अलमारी थी जिसमें पापा ने एक किताब में मोर पंख रखा था। मेरी मम्मी का नाम नसीमा था, पापा का नाम अख्तर और मेरा नाम रीना। पिता का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कभी भी इस बच्ची को मुंबई नहीं दिखाया था। गांव से बाहर वो केवल पास के कस्बे तक गई थी, लेकिन उसने इतनी सटीक बातें कही जैसे वो सचमुच वहां रह चुकी हो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्ची को सीने से लगा लिया, लेकिन उनके भीतर भी डर की लहर दौड़ रही थी। ये कैसे हो सकता है कि उनकी 7 साल की बेटी पिछले जन्म की बातें इतनी विस्तार से याद करे। दिन बीतते गए, लेकिन नेहा की बातें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो कभी अचानक कहती, मेरा कॉलेज वसई में था, हमारी क्लासरूम की खिड़की से बाहर नीम का पेड़ दिखता था, मैंने अपनी बेंच पर अपना नाम खोदा था। कभी कहती, लाइब्रेरी के एक किताब के बीच मैंने मोर पंख रखा था, वही किताब आज भी वहां होगी। पिता और माँ अब उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। गांव के लोग बातें करने लगे। कोई कहता, बच्ची में आत्मा का वास है। कोई कहता, ये किसी आत्मा की छाया है। कुछ लोग मजाक भी उड़ाते, आजकल टीवी पर बहुत कुछ आता है, बच्ची ने देख लिया होगा, वही सब दोहरा रही है। लेकिन पिता जानते थे कि उनकी बेटी ने कभी टीवी पे ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। फिर एक शाम जब नेहा बरामदे में बैठी मिट्टी से नक्शा बना रही थी, उसने एकदम ठंडे स्वर में कहा, मेरा मरना बहुत दर्दनाक था। मैं कॉलेज से घर लौट रही थी, सड़क पे ट्रक ने टक्कर मारी, मेरी छाती दब गई, मैं वहीं गिर गई। लोग शोर मचा रहे थे, कोई पानी डाल रहा था, लेकिन मैं उन सबके बीच खड़ी देख रही थी। मेरी आत्मा शरीर से निकल चुकी थी, पर कोई मुझे देख नहीं पा रहा था। पिता ये सुनकर कांप गए, उनके होंठ सूख गए। माँ ने तुरंत बच्ची का मुंह दबा दिया, बस कर, अब और कुछ मत बोल। लेकिन नेहा ने उनकी ओर देखा और कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं वही रीना हूँ, वही रीना जो 2003 में मरी थी। पिता पूरी रात सो नहीं पाए। वे बरामदे में बैठे तंबाकू मलते रहे और सोचते रहे, अगर ये सच है तो क्या इसका कोई प्रमाण भी है? अगले दिन उन्होंने नेहा से और सवाल पूछे। तेरे कॉलेज का नाम क्या था? वसई कॉलेज। तेरी मम्मी का नाम? नसीमा। पिता का नाम? अख्तर। तू किस किताब में मोर पंख रखती थी? इंग्लिश लिटरेचर की किताब, पापा कहते थे पढ़ाई में मदद करेगा। पिता चुप रह गए। बच्ची बिना रुके बिना सोचे सब बता रही थी, मानो वो हर पल जी चुकी हो। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि अब सच्चाई को परखना ही होगा। अगर ये सब झूठ है तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर ये सच निकला तो ये उनके जीवन का सबसे बड़ा अनुभव होगा। उन्होंने पत्नी से कहा, हम मुंबई चलेंगे, देखेंगे बच्ची सच बोलती है या नहीं। माँ डर गई, अगर ये सब सच हुआ तो? पिता ने ठंडी सांस ली, तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि पुनर्जन्म सच में होता है। निर्णय लिया गया कि अगले हफ्ते वे मुंबई जाएंगे। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग हैरानी से चर्चा करने लगे। कोई कहता, अगर ये सच निकला तो ये करिश्मा होगा। कोई कहता, ये सब भ्रम है, शहर जाकर बच्ची कुछ और कहेगी। लेकिन नेहा के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वो बिना डरे सब देख रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि सब कुछ सच साबित होगा। यात्रा की तैयारी शुरू हुई। माँ ने कपड़े बांधे, दादी ने घर के मंदिर में दिया जलाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, जो सच है वही सामने आए। नेहा पूरे समय चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती और बुदबुदाती, जल्दी चलो, मुझे घर जाना है। अगली सुबह बस स्टैंड पर हलचल थी। पिता ने टिकट लिया, माँ ने नेहा को गोद में उठाया, दादी खिड़की के पास बैठ गईं। बस ने झटका खाया और गांव की पगडंडियां पीछे छूटने लगी। नेहा खिड़की से बाहर झांक रही थी। नेहा के शब्द जैसे हवा में गूंज रहे थे, उसकी मासूम आवाज, लेकिन इतना गहरा दर्द और सच्चाई कि कोई नजरें नहीं मिला पा रहा था। सबकी आंखें नम थी और दिलों में सैन दौड़ रही थी। नेहा की बात खत्म होते ही रीना की मां नसीमा बानो रो पड़ी।
उन्होंने बच्चे को कसकर गले लगा लिया और बुदबुदाई, मेरी रीना तो फिर लौट आई। उनके आंसू नेहा के गालों को भिगो रहे थे। नेहा के नए जन्म वाले माता पिता ये दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन दिल में अजीब सा बोझ था। अपनी बेटी को किसी और माँ की गोद में देखकर उनका दिल कांप गया। दादी ने चुपचाप सिर झुका लिया। उन्हें लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो, पर सन्नाटे को अचानक किसी ने तोड़ा। पीछे खड़े एक रिश्तेदार ने कहा, हम मानते हैं कि बच्ची ने बहुत कुछ सही बताया है, लेकिन क्या ये पक्का सबूत है? कहीं ये सब सुन कर तो नहीं दोहरा रही? सवाल भारी था। कमरे में लोग बुदबुदाने लगे। कुछ लोगों ने सिर हिलाया, कुछ ने शक जताया। नेहा ने धीरे से उस रिश्तेदार की ओर देखा और कहा, अगर अभी भी शक है तो कॉलेज की लाइब्रेरी चलो। मेरी किताब में मोरपंख रखा है, वही किताब जो 2003 से वहीं पड़ी होगी। सब लोग उसके साथ लाइब्रेरी पहुंचे। पुरानी अलमारियों में किताबों की कतारें लगी थी। नेहा ने बिना समय गंवाए सीधे एक शेल्फ की ओर इशारा किया। यही है। उसने एक पुरानी किताब निकाली, इंग्लिश लिटरेचर। पन्ने पलटे और सचमुच बीच में सूखा हुआ मोरपंख दबा मिला। कमरा एक बार फिर सन्न हो गया। जो लोग शक कर रहे थे उनकी आंखें अब भीगी हुई थीं। रिश्तेदार के हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, इतना सही कोई बच्चा कैसे बता सकता है? ये तो वही रीना है। अब किसी के पास शक करने का कारण नहीं बचा था। कॉलेज के स्टाफ भी इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने कहा, मैंने इस बच्चे को कभी नहीं देखा, लेकिन 2003 में रीना हमारी क्लास में पढ़ती थी और जो बातें ये बता रही है वही उस समय सच थी। ये सब कोई घड़ी हुई कहानी नहीं हो सकती। गांव और शहर दोनों जगह ये बात आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि ये भारत का सबसे बड़ा पुनर्जन्म का प्रमाण है। पत्रकारों ने आकर बच्ची से सवाल किए। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने भी इस केस की स्टडी शुरू कर दी। नेहा का पुराना परिवार और नया परिवार दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। एक तरफ रीना की माँ, जिनकी आंखों में बरसों का दर्द था, अब उन्हें अपनी बेटी की झलक मिल चुकी थी। दूसरी ओर नेहा के माता पिता, जिन्हें डर और गर्व दोनों हो रहा था। उनकी बेटी अब पूरे देश के सामने एक रहस्य बन चुकी थी। नेहा दोनों परिवारों को देख रही थी। उसके चेहरे पर आंसू भी थे और हल्की मुस्कान भी। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि इस जन्म में मेरा रिश्ता अलग है। मैं अब नेहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर की आत्मा वही है जिसने रीना के रूप में जीवन जिया। जो कुछ मैंने खोया था वो आज आपके सामने सबूत बनकर खड़ा है। लोग अवाक रह गए। किसी के पास शब्द नहीं बचे थे। धीरे धीरे ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, हमने सुना है कि एक बच्चे को पिछले जन्म की सब बातें याद हैं। उसने घर, परिवार, कॉलेज सब पहचान लिया। गांव के लोग तो इसे चमत्कार मानने लगे। कई ने कहा, ये आत्मा का खेल है, ये पुनर्जन्म का साक्षात प्रमाण है। लेकिन कुछ लोग आज भी सवाल करते। कुछ वैज्ञानिक कहते, संभव है कि ये सब अवचेतन मन का असर हो। पर जब उनसे पूछा गया कि एक गांव की बच्ची जिसने कभी मुंबई नहीं देखा, वो कैसे सटीक पतों, गली के मोड़ों, बेंच पर खुदे नाम और किताब में रखे मोरपंख तक बता सकती है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। समय बीतता गया, लेकिन ये घटना आज भी भारत के प्रमुख पुनर्जन्म केसों में गिनी जाती है। कई किताबों और शोध पत्रों में इसका उल्लेख हुआ। टीवी चैनलों ने इस पर कार्यक्रम बनाए। नेहा अब भी वही बच्ची थी, मासूम और भोली, लेकिन उसके भीतर की आत्मा ने 2 जन्म देखे थे। उसकी मासूम आंखों के पीछे वो अनुभव था जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग कांप जाते। अक्सर लोग उससे पूछते, बेटी हमें तो बता, मौत के बाद सचमुच क्या होता है? क्या आत्मा सच में लौट आती है? और वो हर बार वही कहती, गरुड़ पुराण सच कहता है, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भटकती है, अपने कर्मों का फल देखती है और फिर नया जन्म पाती है। मौत अंत नहीं, बस एक दरवाजा है, उसके पार भी जीवन है। लोग उसकी ये बात सुनकर सन्न रह जाते। नेहा अब अपने नए परिवार के साथ गांव में बड़ी हो रही थी, लेकिन उसकी कहानी लोगों के दिलों में अमर हो गई। उसके पुराने और नए परिवार दोनों ने ये स्वीकार कर लिया कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन जो सवाल उसने छोड़े वे आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं। क्या हम सचमुच सिर्फ एक जीवन जीते हैं, या हमारी आत्मा बार बार लौटती है अपने अधूरे रिश्तों और अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए? जो भी इस कहानी को सुनता उसके रूह कांप उठती, और यही रहस्य उसे बार बार सोचने पर मजबूर करता। मृत्यु अंत नहीं है, बस एक दरवाजा है, उसके पार भी जीवन है।